आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में घुसपैठ के मुद्दे को धर्म के चश्मे से आखिर क्यों देखा जाता है। आज पाकिस्तान और ईरान जैसे इस्लामिक देश अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं और वहां घुसपैठियों का धर्म कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, वहां घुसपैठियों का मुद्दा आते ही इसे एक सांप्रदायिक मुद्दा मान लिया जाता है और इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। आज हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठियों को शह देने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कल पंचायत आज तक के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ एक 3D मॉडल का जिक्र किया, जिसका मतलब है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी पहले घुसपैठियों की पहचान करो, इसके बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करो और आखिर में इन घुसपैठियों को भारत से ही डिपोर्ट कर दो। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब केंद्र सरकार घुसपैठियों से देश के संसाधनों को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएगी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुहिम का पूरा ब्लूप्रिंट इस इंटरव्यू में हमें बताया है और यह भी कहा कि 2003 के बाद देश में कई घुसपैठियों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया और इसकी वजह से बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, इन जगहों पर डेमोग्राफी बदल गई है। सुनिए। एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृहमंत्री जी उन्होंने यही कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। तो मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। और वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृह मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे ये वो पूछ रहे हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अंजना जी, आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? क्योंकि वो मुसलमान है। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही हैं कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है? आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं, ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे।
डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन आज हम इस बहस से ज्यादा उस सवाल पर जोर देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 145 करोड़ लोग रहते हैं। अब मान लीजिए इस देश के जिन संसाधनों पर आपका हक है, आपका अधिकार है, अगर वो हक दूसरे देशों से भारत में घुसपैठ करके आए लोगों को मिलने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर इस देश का असली नागरिक होते हुए भी आपके बच्चों को स्कूलों में दाखिला ना मिले, अस्पताल में इलाज ना मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, रोजगार ना मिले, राशन ना मिले और आपको भीड़ में धक्के खाने पड़े और इन धक्कों के बाद भी आपके हाथ खाली रह जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या तब भी हमारे देश में यही माना जाएगा कि घुसपैठियों का यह मुद्दा राजनीतिक है और इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए उठाया जा रहा है? आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और पाकिस्तान से लेकर ईरान तक हर देश घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान लगातार अफगान मूल के मुसलमानों को अपने देश से डिपोर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि वो इन मुसलमानों को अपने देश में शरण नहीं देगा, लेकिन वहां कोई इस कार्रवाई को धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा। आज आपको भी ये सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश इस्लाम धर्म को मानने वाले अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकाल सकता है, तो हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में घुसपैठियों का मुद्दा सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? आज भी तालिबान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 14 लाख, नंबर नोट कर लीजिए, 14 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अपने देश जाने के लिए कह दिया है। और यह भी तब हो रहा है जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के 35 लाख लोग रहते थे, जिनमें से लगभग 21 लाख घुसपैठियों को पाकिस्तान पहले ही निकाल चुका है। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। जो ये मुस्लिम बिरादरी की बात होती है, तो आप देखिए ईरान, जो एक इस्लामिक देश होते हुए भी अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से वापस जाने के लिए कह रहा है। और एक नए आदेश में ईरान की सरकार ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के जिन शरणार्थी बच्चों को वहां शिक्षा दी जा रही है, उस पर रोक लगाई जाएगी और अफगानिस्तान के एक एक मुस्लिम परिवार को वहां से वापस जाना होगा। और अब तक पाकिस्तान और ईरान से कुल 23 लाख मुस्लिम वापस अफगानिस्तान आ चुके हैं। लेकिन जब भी भारत में घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, तो कुछ नेता इसमें घुसपैठियों का धर्म लाकर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। और हमारे देश में असल में इस मुद्दे की गंभीरता को चंद वोटों के लिए कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा उठा लीजिए, तो यह कहा गया कि इसके तहत एक खास धर्म के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। और अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन होने वाला है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वोटर लिस्ट से एक भी वोटर का नाम कटा तो वो दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज जरा हम आंकड़ों से भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या घुसपैठियों के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ही बदल गई है। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये देखिए, या जो जिले बांग्लादेश की सीमा के पास है, वहां साल 1991 से 2011 के बीच जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई, जबकि जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, वहां की जनसंख्या में तो इन जिलों के मुकाबले बहुत कम वृद्धि हुई। जैसे साल 1991 से 2011 के बीच, समझ लीजिए लगभग 20 साल, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर की आबादी में 50% का इजाफा हुआ, वृद्धि हो गई। मुर्शिदाबाद 50% की वृद्धि हुई, मालदा 51%, दक्षिण 24 परगना में 43%, उत्तर 24 परगना में 37% और दार्जिलिंग की आबादी में 42% की वृद्धि हुई है। और ये आंकड़े पूरे राज्य में हुई औसत वृद्धि से कहीं ज्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के इन जिलों से बिहार के जिन जिलों की सीमा लगती है, वहां भी औसत वृद्धि में
ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। पूर्णिया, आइए सीमांचल के इलाकों की बात कर रहे हैं तो आपको पूर्णिया बताते हैं, जहां पर 35%, अररिया कितना इजाफा हुआ जनसंख्या में, 34%, किशनगंज 32% और कटिहार की आबादी में 31% की वृद्धि हुई। और इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि बाकी जिलों के मुकाबले इन जिलों की आबादी बढ़ने की दर ज्यादा रही है। और अब सरकार ये कह रही है कि इसके पीछे घुसपैठिए एक बड़ी वजह है और इन घुसपैठियों के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने अपना 3D मॉडल भी बता दिया है। इसी इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद का भी मुद्दा उठाया और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आज हर तरफ बात हो रही है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कहा और वो उन जो अर्बन नक्सल को चेतावनी क्या दे रहे हैं जो नक्सलवादियों को आर्थिक और हर तरीके से वैचारिक मदद सब पहुंचाते। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? एक कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में है। क्या गृह मंत्री जी का नजर उधर भी है? देखिए, जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे कोई आपत्ति नहीं, मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर सरकार के कड़े और सख्त रुख को सामने किया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद आज छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने भारत का संविधान हाथ में लेकर पुलिस को अपने 153 हथियार सौंप दिए। इन हथियारों में 19 AK-47 राइफल्स भी थी। देखिए, SZC के सदस्य, रीजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन्होंने हिंसा को छोड़कर सामाजिक नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों की जो हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर हथियार सौंपे गए आज सामान्य होंगी, लेकिन एक जमाने में नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा घाव था। उस वक्त हमारे देश के अपने ही भूभाग पर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने ही लोग थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि कभी भारत का 17% भूभाग उस क्षेत्र में आता था जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। इस रेड कॉरिडोर का मतलब था वो इलाके जहां नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इन नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 करोड़ लोग रहते थे। इस देश की लगभग 10% आबादी।
जो सीधे तौर पर नक्सलियों की हिंसा और सुरक्षा के साए में जी रही थी। लेकिन इसके बाद भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अब एक के बाद एक सैकड़ों नक्सलवादी सरेंडर कर रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और ये इसीलिए बड़ी खबर है क्योंकि इस नक्सलवाद के कारण हमारे सैकड़ों सैनिकों ने बलिदान दिया और भारत ने इस नक्सलवाद की एक बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर देगी। नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा। आपको भारत की नई तेजस शक्ति के बारे में जरा बताते हैं। आज भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। गर्व से देखिएगा इन तस्वीरों को। इस उड़ान ने भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति दी और दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी। लेकिन बड़ी खबर क्या है, हम चाइना से ऊपर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट ने इस स्वदेशी फाइटर जेट ने उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ हफ्ते पहले भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को रिटायर किया और उसकी सेवाएं समाप्त होने के बाद से ही वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी और अब इसकी कमी तेजस MK-1A पूरा करेगा। तेजस के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। आज तेजस की पहली उड़ान के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सबसे पहले हम आपको तेजस के शानदार स्वागत की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि तेजस के सम्मान में सुखोई 30 फाइटर जेट, HTT-40 ट्रेनिंग जेट ने भी उड़ान भरी और ये यकीन मानिए कि भारत के लिए गरिमामय का पल है, ये गौरवपूर्ण पल है क्योंकि अब हम अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं वायुसेना में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को लेकर गठबंधन चल रहा है, ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने कई चुनौतियां हैं और उसी को लेकर अब LCA Mark 1A जो कि LCA का एडवांस वर्जन है वो एक नई उम्मीद जताता है क्योंकि जिस तरह से MiG-21 लड़ाकू विमानों के फेज आउट होने के बाद से भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है, स्क्वाड्रन घटते जा रहे हैं। ऐसे में अब बेंगलुरु के बाद नासिक में HAL ने जो LCA के लिए नई फैसिलिटी तैयार की है उसका पहला ये लड़ाकू विमान LCA Mark 1 यहाँ पर आज पहली उड़ान भरी है और ये एक शुभ संकेत भारतीय वायुसेना के लिए है, देश के लिए है कि अब LCA Mark 1 जो देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है उसकी जो उत्पादन क्षमता है, नंबर से वो बढ़ेंगे। विदेशी इंजन की वजह से LCA Mark 1A के निर्माण में देरी जरूर हुई है, लेकिन काफी हद तक यानी कि 60% से ज्यादा ये जो लड़ाकू विमान है ये स्वदेशी है। अगर इसके हथियारों की, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें, सभी तरह के आधुनिक मिसाइल और हथियारों से इसको लैस किया गया है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है।
एयरफोर्स से मिग 21 जो बाइसन है वो फेज आउट हुए हैं। एयरफोर्स का भी एक बड़ा चैलेंज है अपने जो स्क्वाड्रन है उनका नंबर को मेंटेन करना। एयरफोर्स चीफ ने भी इस बात को लेकर कई बार बात को उठाया। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कितना जल्दी आप पूरा करेंगे? अब जब तीसरी लाइन आपने असेंबली लाइन शुरुआत कर दी है, कितना टारगेट आप लेकर चल रहे हैं कि साल में एलसीए, चाहे एलसीए हो, एलसीए मार्क 1A हो, कितना आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? देखिए, हमारे 3 लाइन, हर एक लाइन में 8 बना सकते हैं, तो 24 हो गए। और जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, ये साल में हमारे L&T ने पहला विंग दिया था और एक शायद आएगा और एक सेट। और तो ये साल में उम्मीद है कि 2 एयरफ्रेम आएंगे प्राइवेट सेक्टर से और अगले साल में 4 से 6 तक आएंगे। तो इस हिसाब से अगले साल से हमारे पास 24 प्लस रहेगा। जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 2, 4, तो वो हमारे लिए बोनस ही होगा कि हमारा आइडिया है कि वहां से 6 तक आए तो 30 तक जाएगा कैपेसिटी 2 साल में। तो ये पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग चल रहा है। तेजस MK-1A वायुसेना को कब मिलेगा, इसको लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। HAL का कहना है कि अगले 4 साल में वो भारतीय वायुसेना को 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट सौंप देगी। फिलहाल तेजस की 2 मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स हैं, जिसमें एक नासिक में है जहां एक साल में 8 तेजस फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि बेंगलुरु जहां पर 2 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसमें एक साल में 16 तेजस फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं। तेजस के आने से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट फ्लीट में बढ़ोतरी होगी और मिग 21 के रिटायर होने के बाद इसमें जो कमी आई थी उसकी भरपाई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट से की गई है। तेजस MK-1A एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जो वजन में काफी हल्के होते हैं और इस वजन में से अगर आप देखें तो इनमें ईंधन कम लगता है। ये फाइटर जेट हवा में तेजी से कलाबाजी करने में माहिर होते हैं। अपनी इसी विशेषता की वजह से युद्ध में ये कई बार दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं उन पर भारी पड़ते हैं। तेजस एक अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। तकनीक के मामले में राफेल भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन देखिए, तेजस को खास तौर से ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक के लिए तैयार किया गया है। सैन्य अभियानों में इसका मतलब यह होता है कि जमीनी लड़ाई लड़ रही आर्मी को मदद पहुंचाना, जैसे युद्ध के दौरान दुश्मनों के ठिकाने ध्वस्त करके अपनी थल सेना की मदद करना और इसके अलावा अपनी आर्मी को हवाई हमलों से सुरक्षित रखना। तेजस का वजन कितना है? 13,500 किलोग्राम और ये 1,975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में ये फाइटर जेट 3,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 3,000 किलोमीटर, समझिए कहां कहां तक। और 5,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब भी ये गिरा सकता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में माहिर है। भारत का तेजस फाइटर जेट अपने समकक्ष के लगभग सभी फाइटर जेट्स की तुलना में छोटा है, हल्का लड़ाकू विमान है। यही खासियत इसे बाकियों के मुकाबले युद्ध के मैदान में बेहतरीन बनाती है। तेजस के जरिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मदद से सटीक हमले किए जा सकते हैं। तेजस से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें सब चलाई जा सकती हैं। तेजस में जो रडार लगे हैं उनकी खासियत यह है कि वो एक साथ कई टारगेट्स को स्कैन करने के साथ साथ उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। तेजस MK-1A की खासियत देखने के बाद कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की। अब देखिए कैसे ये भारत के लिए दो तरफा ताकत है। मलेशिया हो, कई सारे देश हैं, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसा देश और इंडोनेशिया जैसे देश तेजस फाइटर जेट आज भारत से खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने दिखाया था कि वो दुश्मनों पर घातक हमला करने में सक्षम है और उसे रोकना बहुत मुश्किल। इसी वजह से दुनिया भर के देश भारत में बने फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं। ये देश भारत की वायु शक्ति का आज लोहा मान रहे हैं और अब भारतीय वायुसेना की एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब हमारी वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक वायुसेना बन गई है। वायु शक्ति के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आप भी लिखिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत गौरवपूर्ण वक्त है भारत के लिए।
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी ताजा रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को चाइना से भी बेहतर बना दिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया, लेकिन तीसरे नंबर पर चाइना नहीं, भारत है। और चाइना चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 103 देशों की वायुसेना की शक्ति को मापा था। इस दौरान उसने केवल फाइटर जेट्स की संख्या ही नहीं देखी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का परीक्षण किया। यह संस्था वायुसेनाओं को कुछ खास पैमानों पर मापती है और इसके बाद उन्हें रेटिंग पॉइंट्स देती है। इसमें यह संस्था वायुसेनाओं की हमला करने की क्षमता के अलावा रक्षा करने की क्षमता भी देखती है और वायुसेना में लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, आधुनिकीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, इनसे जुड़ी तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसी के आधार पर किसी भी देश की वायुसेना को रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इन्हीं पैमानों पर आंकते हुए इस रिपोर्ट में अमेरिकी वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना गया है। उसे 242.9 रेटिंग, 242.9 रेटिंग दी गई है। इसके बाद है रशिया लगभग आधे पर 114.2, फिर भारत है 69.4 पर और उसके बाद चाइना है चौथे नंबर पर 63.8 की रेटिंग के साथ। यानी यह संस्था मानती है कि भारतीय वायुसेना चाइना की तुलना में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मॉडर्न यानी आधुनिक और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने वाली वायुसेना है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 543 लड़ाकू विमान है, जबकि चाइना उसे कहीं ज्यादा 2184 लड़ाकू विमान है। लेकिन उसका कहना है कि भारतीय वायुसेना ने भविष्य को देखते हुए 349 लड़ाकू विमानों को जोड़ने की तैयारी की है, जबकि चाइना ने इसको लेकर कोई तैयारी की ही नहीं है। चाइना अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने, एडवांस टेक पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जबकि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर ही नहीं, बल्कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना सटीक हमले करने के साथ साथ दुश्मन के हमले पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में चाइना से बेहतर हो गई है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना टॉप 10 में भी नहीं है। इस सूची में पाकिस्तान की वायुसेना का नंबर क्या है? 18वें नंबर पर है। अगर आप देखें तो भारतीय वायुसेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते वो, इसीलिए उसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। त्योहारी सीजन में जीएसटी कटौती ने भारतीय खरीदारों के हाथ खोल दिए। वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं और दिवाली के मौके पर बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। कल धनतेरस है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। लेकिन हाल फिलहाल में सोना और चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार सोना चांदी की खरीदारी कम होगी। लेकिन द ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का अनुमान है कि इस बार धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीदा जा सकता है। यह अनुमान सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त कितनी है? करीब 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत 1,84,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पिछले एक साल में सोने की कीमत 64% तक और चांदी की कीमतें 89% तक बढ़ी हैं। पिछले साल ही देख लीजिए, अक्टूबर महीना, जब 24 कैरेट सोने की कीमत 80,290 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि वहीं चांदी की कीमत कितनी थी? 97,350 रुपए प्रति किलोग्राम। सोने चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों की वजह से माना जा रहा था कि इस बार सोने चांदी की खरीद में कमी आएगी, लेकिन ज्वेलर्स और खरीदारों ने सोना चांदी खरीदने का तोड़ निकाल लिया है। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड द ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने सोना चांदी के बाजारों पर एक सर्वे किया और पता क्या चला? इस बार लोगों में सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड ज्यादा है। लोग निवेश के तौर पर सिक्के ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके अलावा
ग्राहक सोने चांदी की कम वजन वाली ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ज्यादा वजन, ज्यादा कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी में लोगों की रुचि कम हुई है। सर्वे में यह भी पता चला कि शादियों के लिए भी कम वजन वाली ज्वेलरी ही खरीदी जा रही है। सर्वे के मुताबिक खरीदार धनतेरस पर अपनी परंपरा नहीं छोड़ना चाहते। वो कम वजन वाली ज्वेलरी हो, सिक्के हो, सब खरीदकर धनतेरस और दिवाली मनाना चाहते हैं। किस तेजी से सोने चांदी की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर एक और अनुमान यह है कि अगली दिवाली तक सोने की कीमतें 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएंगी। एक्सिस सिक्योरिटीज ने धनतेरस 2025 गोल्ड रिपोर्ट में निवेशकों को बताया है कि जैसे ही सोने की कीमत 1 लाख से 1.25 लाख के बीच पहुंचे, उसे खरीद लें, क्योंकि अगली दिवाली तक सोने की कीमतें 1.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन कीमतों में जो तेजी दिख रही है उसमें कुछ भी मुमकिन है। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें पहला वीडियो बिहार के किशनगंज से है, जहां मुफ्त बिरयानी के लिए लूट मच गई। और ये मुफ्त बिरयानी ओवैसी की पार्टी के एक उम्मीदवार अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों में बंटवा रहे थे। देखिएगा। चुनाव प्रचार और नामांकन में उम्मीदवार अपने समर्थकों के खाने पीने का खास ख्याल रख रहे हैं, लेकिन खाने की लूट ऐसी मचेगी ये शायद ही AIM उम्मीदवार ने सोचा होगा। ये तस्वीरें किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट की है। यहाँ ओवैसी की पार्टी से तौसीफ आलम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने नामांकन के मौके पर अपने समर्थकों के लिए बिरयानी का इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही खाना पहुंचा, लोग उस पर इस कदर टूट पड़े जैसे कब से खाना नहीं मिला हो। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग बिरयानी के पैकेट लेकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोग गिर गए और कई तो एक दूसरे पर ही चढ़ गए। दूसरा वीडियो उत्तराखंड से आया है, जहां बद्रीनाथ धाम के पास एक ग्लेशियर टूट गया और इस ग्लेशियर को टूटते और नीचे खिसकते देख कई गांवों में दहशत पैदा हो गई। ये घटना चमोली जिले में हुई, जब कंचनगंगा के पास अचानक से ग्लेशियर टूट गया और इसमें सफेद धुआं सा निकलता हुआ दिख रहा है। इसे देखकर लोग भागो भागो टूट रहा है का शोर मचाने लगे। बद्रीनाथ धाम से ऊपर के इलाकों में बीते दिनों काफी अच्छी बर्फबारी हुई थी। अब चटक धूप निकल रही है, जिसकी वजह से कई बार ग्लेशियर नीचे की तरफ फिसल जाते हैं और इस तरह की घटना होती है। प्रशासन इसे सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया बता रहा है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में अक्सर होती है। हालांकि ये कई बार बड़े हादसों की वजह भी बन जाते हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें IRCTC के कर्मचारी आपस में ही बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं और एक दूसरे पर लात घूंसे बेल्ट बरसा रहे हैं। अब ये देखिए लड़ाई। वीडियो में नजर आ रहा है कि वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म पर IRCTC के कर्मचारी अचानक से मारपीट करने लगते हैं। ये दो गुटों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देते हैं। इस मारपीट को देखकर स्टेशन पर मौजूद वेंडर और यात्री बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर बुरी तरह बेल्ट चलाते हैं, डस्टबिन मारते हैं। इनकी इस मारपीट को देखकर कोई बीच बचाव की कोशिश भी नहीं कर पाता। इस मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। ट्रेन से ही जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में खड़ी एक महिला दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन पर पत्थर फेंकती है, जो सामने वाली ट्रेन के लोको पायलट के सामने शीशे में लग जाता है। चलती ट्रेन में ये महिला दरवाजे के किनारे पर खड़ी हो जाती है और हाथ में पत्थर लेकर दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन का इंतजार करती है। जैसे ही ट्रेन एकदम नजदीक आती है, तेजी से पत्थर मारती है। पत्थर फेंकने के बाद ये महिला ट्रेन की तरफ उंगली से इशारा करती हुई कुछ कहती है, जो कि साफ नहीं है। कोई इस पूरी घटना का वीडियो बना लेता है। ये पत्थरबाजी बेहद खतरनाक है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती थी या ट्रेन के लोको पायलट को गंभीर चोट लग सकती थी। ये यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अब आपको स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थकों में हुई हिंसा दिखाते हैं। आगजनी, बवाल, ये सब बताते हैं। स्पेन के बार्सिलोना में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, जो हिंसक हो थे। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में हड़ताल बुलाई गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की और सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए। इनमें बहुत से लोग नकाब पहनकर आए थे, जिन्होंने सड़कें जाम कर दी, आग लगा दी और पुलिस से भी भिड़ गए।
इजराइल से संबंध रखने के आरोप में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई जगह आग लगा दी गई। पूरा देश दिवाली के पूजन की तैयारी कर रहा है। तब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या में क्या क्या हुआ था। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने नंदीग्राम जाकर भरत को यह शुभ समाचार दिया कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तब भरत ने नंदीग्राम से अयोध्या पहुंचकर सभी नगरवासियों को इसकी सूचना देने का आदेश जारी किया। और इसके बाद अयोध्या का कण कण भगवान राम की प्रतीक्षा से प्रफुल्लित हो गया। भगवान राम का स्वागत करने के लिए हर घर के बाहर स्वर्ण कलश रखे गए। सड़क के दोनों ओर घरों पर झड़ियां लगा दी गई। नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था। लोग रथ पर सवार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती उतारने के लिए उत्सुकता से खड़े हो गए थे और सड़कों पर गुलाब जल छिड़का जा रहा था और लोग भगवान राम पर पुष्प वर्षा करने के लिए अपने घरों की ही खिड़कियों और छतों पर प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान राम का वनवास पूर्ण होने पर पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जैसे जगमगा रही थी और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान राम के शक्ति रूपी प्रकाश से अयोध्या सोने के समान चमक रही हो। और ये दिवाली त्रेता युग में तब मनाई गई थी जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट रहे थे। दिवाली पर एक बार फिर से अयोध्या में भव्य आयोजन हो रहा है। इस बार दीपोत्सव को पहले में ज्यादा शानदार बनाने की तैयारी की गई है। कैसे? 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अयोध्या में दीपोत्सव 2025 मनाया जा रहा है, जिसके तहत अयोध्या में 22 झांकियां निकाली जाएंगी और इसके अलावा 5 देशों रशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल की रामलीलाओं का मंचन भी किया जाएगा। इस बार के दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए कुछ नया ट्राई किया गया है और इसके तहत इन सभी देशों के कलाकार हों, भारतीय कलाकारों के साथ वो मिलकर रामायण के अलग अलग हिस्सों का मंचन करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बार भगवान राम की यात्रा में 100 बच्चों की वानर सेना तैयार की गई है, जो विशेष तौर पर बनाए गए पुष्पक विमान से उतरकर राम की पैड़ी तक जाएगी। पिछले 9 वर्षों में अयोध्या में भव्य दीपावली का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी दीपावली के उत्सव में कोई कसर नहीं रखी गई। अब हम आपको अयोध्या के दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जरा दिखाते हैं। कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 26,101,000 लगभग दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राम की पैड़ी की 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। और आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम आपको इस प्रकार के दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार कुछ बदलाव ये है कि जितने रोज हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के आपको दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार राम की पैड़ी पर दियों के अलावा पुष्पक विमान और रथ भी लगाया गया है। सबसे आकर्षक जो लोगों को कर रहा है वो है पुष्पक विमान, जो सेल्फी पॉइंट भी इस समय बन गया है। सामने आपको कई राजा महाराजा दिखाई पड़ रहे हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं अयोध्या में, जब रामचंद्र माता सीता के साथ आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी काम चल रहा है और सजावट इस वक्त राजाओं की चल रही है। आगे भरत शत्रुघ्न दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे अन्य अयोध्या के राजा। अब आगे रथ पर आप आते हैं तो रथ पर आपको दिखाई पड़ेंगे श्री रामचंद्र और सीता माता, और सबसे आगे आपको जय श्री राम का ध्वज लिए खड़े नजर आएंगे बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान।
ये बताइए आप लोग यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, किस तरीके की डिजाइन से है? अभी तो हम यहाँ पे जो दर्शा रहे हैं उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा, जिसमें हमने कलश और स्वास्तिक का डिजाइन लिया है। कलश जैसे हमारे जो ये हमारे पंच तत्व हैं उनका प्रतीक होता है और ईश्वर को पूर्णता समर्पित करना, पंच तत्वों से समर्पित होना। और दूसरा हम चौक पूर्णा तब करते हैं जब हम ईश्वर को आमंत्रित करते हैं। तो चूंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं दीपोत्सव पे, हम लोग भव्य दिव्य से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ की लोक कला को उतारना ज्यादा। लोक कला का हिस्सा ही किस तरीके का डिजाइन? ये स्वास्तिक है, स्वास्तिक बनाया गया जी, स्वास्तिक को ही हम लोगों ने एक नए, चूंकि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ नए तरीके से उतारने को। अब की दिवाली श्री राम मंदिर की स्वर्ण शिखर वाली। सर्वाधिक मैं मुस्लिम समाज को हैप्पी दिवाली कहता हूँ और 5 दिए आप भी अपने घर पर जलाएं। सजी नगरिया है ये सारी, नाच गावे नर नारी। आज हम दिवाली के मौके पर आपको भगवान राम और सीता जी के विवाह से जुड़ा वो प्रसंग भी बताना चाहते हैं, जिसमें 2 बड़ी सीख है। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। रामचरितमानस में सीता जी के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है, उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है, जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ में भेंट में दे दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा देवव्रत के ही वंशज थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की ही पुत्री थी, जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी, और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था, उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकार, विद्वेष, सारी बुराइयों से परे हो, और इसीलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि सीता जी का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष से ही होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रचंडता को बढ़ा पाएगा। इसके लिए सीता जी का स्वयंवर हुआ, जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा आए, महान लोग आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका, और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने आए थे, और भगवान राम ने सोचा भी नहीं था कि वो इस स्वयंवर में भाग ले लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें ये कहा कि वो जाकर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रचंडता को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा पर ऐसा करने का फैसला ले लिया।